जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, फेमिनिस्ट नहीं हूं, और अगर आप कहेंगे कि फेमिनिस्ट हूं तो चलिए मान भी लेती हूं, लेकिन मेरे अलावा जो फेमिनिस्ट नहीं है उनके लिए भी ये एक उम्मीद भरा ही क्षण रहा होगा जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ होगा संसद से। सदन ने पारित कर दिया था, लेकिन उसके बाद 2026 में आपाधापी में, हड़बड़ी में, क्योंकि तुरंत से जो सत्र है वो खत्म हुआ था, बजट सत्र अभी अभी खत्म हुआ था, लंबा चला था ये सत्र, सदन का सत्र खत्म हुआ था और उसके बाद चुनाव चल रहे थे 2 राज्यों में, और इसी बीच विशेष सत्र बुलाया गया 3 दिनों का। तो लगा कि भाई क्या होना है इस विशेष सत्र में। तो भाई ये जो आरक्षण बिल था, महिला आरक्षण बिल, जो 33% की भागीदारी की बात कही जा रही थी, उसे लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया कि संशोधित बिल 131वां संशोधन बिल लाया गया था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके साथ साथ परिसीमन भी लेकर आई है सरकार। अब इसी को लेकर जब सदन में बहस शुरू हुई तब जाकर ये पता चला कि सिर्फ ये महिला आरक्षण बिल जो है वो संशोधन बिल नहीं, बल्कि इसके साथ साथ परिसीमन भी सरकार कराना चाहती है। और तब जब इसका विरोध हुआ सदन में, इसे लेकर विरोध इतना ज्यादा हुआ कि ये बिल जो था संशोधित बिल वो पास ही नहीं हो पाया, और तब अलग अलग बयानबाजियां शुरू हुई। बीजेपी ने इसे ऐसे दिखाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिला आरक्षण बिल आए, इसलिए विरोध हुआ और महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया। मेरा सवाल बस ये है कि क्या ये महिला आरक्षण बिल था? पहला। दूसरा ये कि अगर ये महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो फिर 2023 में क्या था? तीसरा ये कि जिस विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, उसी विपक्ष यानी कांग्रेस और सो कॉल्ड जो कांग्रेस के साथ पार्टी है यूपीए है, यूपीए के रेजिम में भी उस वक्त महिला आरक्षण बिल लाया गया था जब ये सिरे से नकार दिया, जब ये पास नहीं हो पाया था। तो उस वक्त कौन था विपक्ष खेमे में? अब आप समझ गए होंगे कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन यहां पर चीजों को इतना ट्विस्ट किया गया कि आपको ये बताया जा रहा है, पूरा नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जबकि अगर इसकी वास्तविकता आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चित्रंजन हमारे साथ है। चित्रंजन, आपने बीजेपी को भी सुना, बीजेपी खुले तौर पर कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता, हाँ, नारी का अपमान कर दिया। कैसे भाई नारी का अपमान हुआ? दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जेएमएम ने, आपने सुना, सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर महिलाओं का सही सम्मान चाहते हैं तो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, चाहे वो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो बताइए, प्लस परिसीमन आप अभी क्यों करा रहे हैं साथ साथ? परिसीमन के लिए थोड़ा इंतजार कर लेते। ये सारी चीजें, ये तो कह रहे हैं कि धोखा किया है, कांग्रेस ने भी वो आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहली बात ये बनती है कि आप जिन महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको इंपावर्ड करने की बात कर रहे हैं, सशक्त करने की बात कह रहे हैं, हमारे देश भर से कितनी महिलाएं संसद भवन में हैं? एक सिंपल सा मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि वो पक्ष को भी और विपक्ष को भी पता था कि ये क्या होने वाला है, और जो ये बिल की आप बात कर रहे हैं वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। उसमें जो भी उन्होंने कंडीशंस रखे थे कि पहले आप जनगणना कराइए, फिर डिलिमिटेशन करिए, फिर उसके बाद आप महिला के अपने एक सीक्वेंस की बात कही थी। तो ये चुनाव के बीच में 3 दिन का ये सेशन रख करके कोई बात नहीं थी। अभी आने वाले 2 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, अगर इसमें डिस्कशन करना ही था तो आपको या तो चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते। मंशा किसकी क्या है? आप एक ओढ़ करके कवरेज दिखा रहे हैं कि महिला अधिनियम बिल आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 543 सीट्स में कर दीजिए ना, अगर आपको करना है। मैंने पहले भी बोला था कि कल कि 50% करिए, जब आधी आबादी है आप 50% कर लीजिए। अगर आपकी मंशा है ही नहीं 33% में देने की, आप 50% की बात करिएगा नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, मंशा किसकी क्या है हमारे सिर्फ झारखंड नहीं, हमारे देश के हर एक राज्यों को पता है कि अंदर में मंशा क्या रखी गई थी। अब बहुत सारे ये डिस्कशन की बात है। हमारे यहाँ पार्टी बाकी राज्यों को छोड़ दिए, झारखंड में कितने प्रतिशत महिलाएं आपके अच्छे पदों पर विराजमान है? किसी भी पार्टी, चाहे वो जेएमएम ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये सारी चीजें आप देखते नहीं, और 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें भी आप अपना कुछ और मुद्दा भी लेकर आ रहे हैं। दोनों को क्लब करते हैं और कहते हैं कि अगर हो जाता तो ठीक, लेकिन जैसे ही ये विड्रॉ हुआ
तब बातें सामने आई। किरण रिजिजू का वो बयान याद करना चाहिए जो कहते हैं कि हमने दोनों बिल वापस लिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इससे पहले 2023 में जिसका जिक्र किया कि केंद्र सरकार ने 128वां संशोधन बिल लाया था महिला आरक्षण बिल, उस वक्त वो बिल पास हो गया, उसको उसमें फिर से जो है बदलाव करके यह सब बिल लाया गया था। कि पहली दफा होगी जब कोई बिल वर्तमान केंद्र की सरकार जो है बिल पास नहीं करा पाई। इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। संविधान संशोधन 33 का है, संविधान संशोधन 33 का, लेकिन 75% को मौका दिया है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। ये कोई पहली दफा ये मोदी के कार्यकाल में ऐसा बिल। अब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो बीजेपी के इन दिनों थिंक टैंक है, क्या आपको लगता है कि इतने बेवकूफ है कि उनको कैलकुलेशन नहीं आता होगा? बिल्कुल, पूरे कैलकुलेट पॉलिटिक्स ही करते हैं इतने वर्ष। बिल्कुल कैलकुलेटिव होती है उनकी पॉलिटिक्स कैलकुलेट ही होती है। अब सोचिए कि बिना कैलकुलेशन के ये बिल लाया तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे परिसीमन भी था। देखिए, तो परिसीमन को लेकर जो सीटें बढ़ाने के जो बात कही जा रही थी, मेन मकसद तो मेन मोटो तो वो था कि कैसे सीटें बढ़ाई जाए राज्यों की। देखिए वो देखिए दो चीजें, आरक्षण और सीट, ये दोनों जो समय समय पर ये बदलाव करने का संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों चीजों पर कोई भी सरकार हाथ इसलिए नहीं डालती कि उनको लगता है कि इन दो विषयों पर अगर हम जाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी इसमें नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण के सहारे इस बिल को पार करना चाह रही थी, ताकि वो चीजें दब जाए और सबके नजर में महिला सशक्तिकरण रहे, ताकि कोई विरोध करे तो उस पर वो चीजें दिख भी रही कि रात में प्रधानमंत्री आते हैं, महिलाओं से माफी मांगते हैं, उसके बाद सभी पार्टियां अचानक से फिर से एक्टिव हो जाती है। एक्टिव इसलिए होते क्योंकि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरे देश भर में सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और महिला हितैषी वो भी बताती है। यानी कि आधी आबादी को कैसे पाटा जाए, आधी आबादी को साधने के लिए पूरी पॉलिटिक्स उसी की है कि आधी आबादी को हम कैसे अपने तरफ करें, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी क्षेत्रीय दल हो, किसी भी राज्य का क्षेत्रीय दल। यही कारण है कि जैसे ही प्रधानमंत्री रात में आते उसके बाद अचानक से सभी राज्यों में जो है नेशनल पार्टियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो रीजनल पार्टियां उनके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। झारखंड में ही देख लीजिए, बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जेएमएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीन महत्वपूर्ण झारखंड में पार्टियां, तीनों ही पार्टियों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो यानी कि आधी आबादी को पाटने के लिए। देखिए इसके पीछे अब जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है
वो कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते, और यही कारण है कि वो चाहते थे कि महिला आरक्षण के नीचे ये 2 बिल भी हम पास करा लें, ताकि आगे चल के कोई स्पेशल ये बिल हम लाएंगे तो हम पास नहीं करा पाए। ये बिल तो पहले से पास है। हाँ। 2023 में 128वां संशोधन जो है। तो देखिए ये कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स है, और ऐसे समय में देखिए जब बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव कर, असम में तो वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन चुनाव के वक्त पर लाकर आप देखिए पूरा जो चुनावी भाषण होगा अब सिर्फ इसी पे, महिला पे सिर्फ होगा। एक तरफ कांग्रेस कहेगी कि ये सारी चीजें हो रही थी तो हमने रोका, ये हमारी जीत है, ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता का परिचय है, एकजुटता की जीत है, ये दावे करेगी। बीजेपी ये कहेगी कि महिलाओं का अपमान। वही ममता दीदी जो है बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, टीएमसी प्रमुख है, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है चीजों को बरगलाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी की कि चुनाव के वक्त ऐसा जो है ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो खैर इस पर कुछ होगा नहीं, इसलिए क्योंकि प्रचार मेरा बस एक सवाल है, मतलब ठीक है आप नारी शक्ति वंदन करना चाहते हैं, ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आधी आबादी को अगर कोई सरकार उनका अधिकार देना चाहती है, उन्हें एक प्रेस्टिजियस माहौल में उन्हें स्टैब्लिश करना चाहती है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता कि कोई भी सरकार ये चाहती है। लेकिन सवाल बस ये है कि ये 2029 के लिए तय था कि परिसीमन भी होगा। 2029 जब 2023 में ये बिल लाया गया था तो उसके साथ साथ ये चीज थी, तो फिर सरकार इतना थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर सकती? 2027 से ही जनगणना की बातें, जनगणना को लेकर की चीजें सामने आती, तो क्या ये सिर्फ 1 साल का टेन्योर सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? अगर परिसीमन को भी साथ में लेकर चलना था तो 2011 के आधार पर ही आप ये परिसीमन कराने वाले थे। अगर इस वक्त ये प्रस्ताव, ये जो बिल था, अमेंडमेंट बिल, अगर ये पास हो जाता तो आप तो 2011 के आधार पर ही आप ये परिसीमन कराते। लेकिन 2011 के आधार पर आप सोचिए कि ये पॉपुलेशन, अगर कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, कास्ट सेंसस में भी आपको ये नहीं पता है कि अब आधी आबादी की आबादी कितनी है, आपको तो ये नहीं पता है। इस चीजों को भी तो सरकार को क्लियर करना चाहिए था ना। आप अगर 1 साल भी रुकते तो शायद चीजें बहुत क्लियर हो जाती। इसमें 2-3 चीजें हैं, क्योंकि अगर 2027 में जो जनगणना है वो पूरी होगी तो आप देखेंगे कि कोई हर पॉलिटिकल पार्टी को, और जिसकी सत्ता होती है उसका ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 2029 में चुनाव है, 2029 में लोकसभा का आम चुनाव है। तो चुनाव से पहले वो सारी, क्योंकि तैयारियों में भी जो है वक्त लगता है कि आप कैसे परिसीमन को बांधेंगे, कैसे अलग अलग विधानसभा लोकसभा का चित्र आप कैसे बड़ा और छोटा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज राजनीतिक तैयारी होती है पार्टियों की कि भैया उस क्षेत्र में हम कैसे मजबूत हो, हमारा कैंडिडेट कैसे, जो जिस नेता को हम टिकट देंगे, हमारे उस क्षेत्र से 8-10 तो ऐसे नेता होने चाहिए ना जिसको हम टिकट दे तो चुनाव जीते, और जो सत्ता में होती है इसका लाभ उठाना चाहती है कि इसका लाभ मुझे मिले, सबसे ज्यादा इसका लाभ मुझे मिले, कि मैं जो है चीजों को आसानी से अपनी पार्टी के लिए, अपने दल के लिए आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकूं, मुझे पूरा वक्त मिले तैयारियों को लेकर, अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर। तो ये फायदा वो चाहती है, और यही कारण है कि ये 2011 के जनगणना के आधार पर पार्टी करना चाहती है। अब देखिए इसी में आप सोचिए कि 2011 के जनगणना के आधार पर जब केंद्र सरकार परिसीमन लाना चाह रही, तब साउथ में इसका विरोध हो रहा। अगर 27 वाला, अगर 26 वाला ही 26 का जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन होगा तब तो साउथ के राज्य और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि साउथ में तो नो डाउट कि इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, संख्या और उनका जो ग्रोथ रेट है, रेशियो जो है वो बहुत कम है। और इधर हमारे जो राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, खास मध्य प्रदेश, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ 3 गुना 4 गुना से भी ज्यादा है, तो उसका विरोध और ज्यादा होगा। तो देखिए हमने कहा ना कि कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, इतनी कच्ची पॉलिटिक्स वो जानते हैं कि 2011 में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा, इसमें डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही हम 2026 चले जाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा एक अंतर आएगा साउथ और नॉर्थ में, तो इसका विरोध और ज्यादा होगा। यही कारण है कि 2011 के कॉन्सेप्ट पे बीजेपी जो है केंद्र सरकार को करना चाह रही थी, ताकि, लेकिन फिर भी जैसे ही 2011 के जनगणना पे परिसीमन की बात आई, साउथ में के नेता कैसे कहने लगे कि नहीं वो लागू नहीं होने देंगे, हमारा अधिकार छिन जाएगा, हमको अधिकार कम मिलेगा, हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो देखिए
क्योंकि बीजेपी कुछ भी या केंद्र सरकार कुछ भी करती तो सबसे पहले वो ग्राउंड जीरो से अपने नेताओं अपने कार्यकर्ताओं से उसका फीडबैक लेती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो जब क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है बीजेपी अगले चुनाव की रणनीति तैयारी में जुट जाती है। तो क्या लगता है कि कोई बिल जो परिसीमन को लेकर बीजेपी 2011 के जनगणना को ही क्यों उठा रही केंद्र सरकार, इसके पीछे उसकी पूरी रिसर्च है, क्योंकि बड़ी रिसर्च टीम बीजेपी में काम करती है। सिर्फ एक चीज के लिए, हर चीज के लिए उनका अपना अपना, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी के जो आनुषंगिक संगठन है, जो इकाइयां हैं, उनके साथ भी वो बातचीत करती है, उनसे भी फीडबैक लेती है कि इस राज्य में अगर ये चीज लागू होगा तो विरोध होगा, समर्थन आएगा, कितना % हमको नुकसान हो सकता है। क्योंकि पार्टी में तो पार्टी पॉलिटिक्स में तो सबसे पहले नफा नुकसान को ही तौला जाता है ना। तो बीजेपी इस चीज को जानती थी कि जैसे 2026 में हम जाएंगे तो उसमें इसका विरोध ज्यादा होने लगे, लेकिन 2011 में इसका विरोध कम हो सकता है, हम उस चीज को मैनेज कर सकते, उसमें हमको बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जब सत्ता में रहते हुए अगर हम करेंगे तो इस अगर पूर्व में भी करेंगे तो हमको पूरी तैयारी के लिए पूरा समय पूरा वक्त मिलेगा। जिन सीटों पर हम मजबूत है या फिर जिन सीटों पर 50-50 टक्कर, कांटे की टक्कर जो होती है, उन सीटों पर हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, इस पर बीजेपी फोकस हो सकती थी। यही कारण कि 2011 के परिसीमन पर को लागू करके जनसंख्या को लेकर परिसीमन लागू करना चाहती थी केंद्र सरकार, ताकि बीजेपी को भी फायदा हो, साउथ में भी बहुत ज्यादा इसका विरोध ना हो और आसानी से सभी चीजें इम्प्लीमेंट हो सके। लेकिन देखिए ये आसानी से इम्प्लीमेंट तो हो जाएगी, बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल थी, छोटी छोटी चीजें वो चितरंजन ने बताए, लेकिन फिर भी ये सवाल अब भी जहन में रह जाता है कि अगर महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हुआ था और इस बार संशोधन के साथ लाया गया था, तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी जब 2023 में सबने साथ देकर अगर इस बिल को पास किया था, तो कुछ तो वजह रही होंगी कि इस बार साथ नहीं मिला इस बिल को लेकर। और साथ ही साथ अगर परिसीमन को अगर इस बिल के आड़ में लाया जा रहा था तो फिर ये केंद्र सरकार को स्पष्ट भी करना चाहिए था। लेकिन हाँ, तथ्यों और बाकी चीजों को जो भी अगर आप देख रहे हैं तो एक सवाल जो सबके जहन में होगा कि क्या वाकई ऐसी कोई मंशा थी कि परिसीमन को लेकर 2011 के हवाले से ही सरकार ये चाहती थी कि इस बिल के साथ साथ वो भी हो जाए जिसे लेकर विरोध है, और क्या वाकई सिर्फ परिसीमन ही विरोध है? और अगर परिसीमन पर विरोध भी है भी, परिसीमन तो कभी रुकेगा नहीं चितरंजन, ये आपको भी पता है, लेकिन ये है कि अगर सेंसस होता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि उस वक्त ये भी पता चलेगा कि आधी आबादी की आबादी कितनी है एक्चुअली, और साथ ही साथ जो पिछड़ा तबका जो छूट रहा है जिसे लेकर आवाज, और यही सबसे खास बात है जिसको लेकर आवाज बुलंद हो रही है कि आखिर मान लीजिए 33% आरक्षण मिल गया तो उसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी होगी, ये जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। और तब ये मांग हो रही है, और तभी मैंने कहा था कि इसलिए इस मसले को लेकर नीतीश कुमार का पुराना वाला बयान वायरल हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें आरक्षण से बैर नहीं है, वो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए ताकि जो पिछड़े तबके की महिलाएं हैं उन्हें भी फ्रंट सीट पर बैठने का मौका मिल सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।